माइक का थोड़ा सा इशू हो रहा था, जो ऐसे मैं कह रहा था। गुड मॉर्निंग। और आज जो करंट अफेयर्स है उसको हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नॉर्मली मुझे कल एक स्टूडेंट ने कहा कि सर करंट अफेयर्स थोड़ा सा कम हो रहा है, लाइक 10 या 12 करके करंट अफेयर्स इतना हो रहा है, उससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा। तो मैं यहाँ पर जस्ट आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरा मोटो आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ाना नहीं है। क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ अगर करंट अफेयर्स के ऊपर जाओ तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप मैगजीन से पढ़ सकते हो, आप नेट से पढ़ सकते हो, किसी भी वेबसाइट से पढ़ सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप वो करंट अफेयर्स जो चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और जो उसके अंदर वाले जीके है, उस जीके को आप यहाँ पर कवर करो। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु हैज ऑथर्ड रिसेंटली लॉन्च्ड बुक द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग राइट। ठीक है, तो रिसेंटली एक बुक लॉन्च हुआ है। देखो, ऐसे जो क्वेश्चंस है ना, बुक लॉन्च वाला, ऐसे क्वेश्चंस में आपको बहुत ही परेशानी होती है। ठीक है, सबको बहुत ही परेशानी होती है कि ऐसे बुक्स लॉन्च वाले जो क्वेश्चंस है वो आपको आता है, नहीं आता, नहीं आता, ऐसा केस हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, ऐसे क्वेश्चंस में आप एक लिस्ट बना सकते हो, ऐसे लिस्ट बना सकते हो कि कौन सा महीने में किस पर्सन ने कौन सा बुक लिखा है। लेकिन वो लिस्ट जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा, बोल सकते हो, मोनोटोनस होगा, बहुत ही ज़्यादा रट्टा वाला होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ उतना समझना होता नहीं है, आपको सीधा सीधा रट्टा ही आता है। अब यहाँ पर आंसर क्या है, आंसर होता है अजीत नवरंस, ठीक है, अहंस। तो अजीत अहंस ने ये बुक लिखा है आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग राइट। सिंपल सा भाषा में यहाँ पर जो आपने हमारे अंदर जो इन्फरफेक्शंस हैं या जो गिल्ट फॉल्ट्स हैं, गिल्ट्स हैं, उनको एक्सेप्ट करने की बात यहाँ पर की जाती है। अच्छा, कुछ बुक्स हैं जो बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, बहुत बार। तो मैं कुछ बुक्स का, 3-4 बुक्स हैं जो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी ने लिखा है और वो बुक्स पूछे जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा मैं यहाँ पर आते हैं। ठीक है, कुछ बुक्स हैं, इस राइट पे चले जाएं। चलिए, तो कुछ बुक्स मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ जो बुक्स आपको याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहला गांधी जी। ठीक है, जो बुक्स पूछे जाते हैं गांधी जी। मॉडर्न एरा की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर मुगल एरा में नहीं जा रहा, क्योंकि मुगल एरा में बहुत सारे बुक्स हैं। तो गांधी जी का याद रखिएगा। सॉरी, माई एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, पहला ऐसा ये सवाल पूछा जाता है। दूसरे, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर का होता है गीतांजलि, गीतांजलि। तीसरा, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का आपको दिखेगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसको छोड़कर एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, विंग्स ऑन फायर। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बॉक्स होते हैं लेकिन जो क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। एंड एक और होता है, दैट इज नोन एज नेल्सन मंडेला। अगर आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस साउथ अफ्रीकन एक्टिविस्ट हैं जिनको 27 साल की जेल हुई थी और साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट भी बने थे, नेल्सन मंडेला। उनका होता है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, तो ऐसे कुछ बुक्स हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं और बहुत ही बेसिक बुक्स हैं जो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, यहाँ पर एक और बुक है जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा चर्चे में हुआ है, जैसे आपको पता होगा रिसेंटली वंदे मातरम, ये जो वर्ड है वंदे मातरम, इसको लेके बहुत ज़्यादा न्यूज़ है। ठीक है, अब हम नॉर्मली हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, वंदे मातरम नहीं बोलोगे, देश नैन, ये सब बात तो छोड़ के दीजिए। बट आपको इस जो रीसेंट कंट्रोवर्सी है, यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है,
जो रीसेंट कंट्रोवर्सी है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये बन सकता है, जैसे मान लीजिए ये जो वंदे मातरम वाला केस है, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि वंदे मातरम एक बुक से लिखा गया है, किसने लिखा है? दैट इज नोन एज बंकिम चैटर्जी। ठीक है, बंकिम चैटर्जी ने एक बुक लिखा है, उस बुक का नाम होता है आनंद मठ। आनंद मठ। ये जो आनंद मठ बुक है, इसमें ही वंदे मातरम जो गाना है, वो गाना यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, गाना मेंशन किया गया है, तो उस गाने को ही हम ऑब्वियसली उसको हम बोलते हैं हमारा नेशनल सॉन्ग। और वंदे मातरम ये कंट्रोवर्सी भी है, तो आपको वंदे मातरम कंट्रोवर्सी तो नहीं पूछेगा ऑब्वियसली, बट आनंद मठ पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर वाज द बिटकॉइन मीना? ठीक है, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, ये जो बिटकॉइन मीना है, तो ये कॉन्फ्रेंस हुआ है। बिटकॉइन मीना एक कॉन्फ्रेंस है, आपको पता होगा, बिटकॉइन, डॉगी कॉइन, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी में आते हैं। तो इसका बिटकॉइन मीना मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, ये कहां पर हुआ है? ये हुआ है आपका, ये हुआ है आपका दोहा में, टिक हो गया, दोहा नहीं है, अबू धाबी। ठीक है, ये कहाँ का है? दैट इज अबू धाबी। अब यहाँ पर एक चीज जान लो, अबू धाबी असली में है कहाँ पर? ठीक है, अबू धाबी जो है, तो अबू धाबी इज अ कैपिटल। ठीक है, अबू धाबी कैपिटल होती है किसकी? यूएई की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसकी कैपिटल होती है अबू धाबी। यहाँ से बेसिक बेसिक कुछ चीजें जान लो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यूएई की कैपिटल दुबई होती है, नहीं। अबू धाबी और दुबई, ये जो होते हैं ना, अबू धाबी, दुबई, ये सब टोटल 7 अलग अलग राजा थे, 7 अलग अलग किंगडम थे। वो 7 अलग अलग किंगडम एक साथ आके जुड़े और जुड़ के बनते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एमिरेट्स का मतलब होता है किंग्स, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऐसे 7 किंग्स मिलके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बनाते हैं। उसमें से सबसे बड़ा जो था, सबसे बड़ा जो एरिया था, वो था अबू धाबी। तो अबू धाबी का जो किंग है, अबू धाबी का जो किंग है, वो हमेशा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का प्रेसिडेंट बनता है। और सेकंड सबसे बड़ा जो किंगडम था, दैट वाज दुबई। तो दुबई का किंग हमेशा प्राइम मिनिस्टर बनता है, किसका? यूएई का। ठीक है, यूएई का प्रेसिडेंट हमेशा अबू धाबी का किंग बनेगा, यूएई का प्राइम मिनिस्टर हमेशा दुबई का किंग बनेगा। तो यूएई एंड अब दोनों ही यूएई में आते हैं। रियाद इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया। एंड दोहा कैपिटल होता है कतर का। ठीक है, कतर का कैपिटल होता है दोहा। अब बिटकॉइन, ये जो चीजें हैं, बिटकॉइन या फिर इन चीजों से आपको कहां कहां से अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आता है। बिट तो फर्स्ट यहां पर आपको एक पूछा जा सकता है कि क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन, इसको बनाने वाला इंसान का नाम क्या है? क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन, तो क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन जो फेमस करने वाला पर्सन है, उनका नाम होता है नाकामोटो। ठीक है, सातोशी नाकामोटो। सातोशी नाकामोटो 2009 में उन्होंने पहली बार, फर्स्ट टाइम बिटकॉइन माइनिंग किया था, और वहां से ही बिटकॉइन का जो जन्म है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, सातोशी नाकामोटो, पहला चीज। यहां से आपको ये पहला चीज याद रखना है। दूसरी चीज, नॉर्मली कंट्रीज में क्या है, नॉर्मली कंट्रीज में क्रिप्टो करेंसी अलाउड नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसी अलाउड क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक टेक्नोलॉजी होती है, दैट इज नोन एज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, मैं लिख देता हूं इधर, एक टेक्नोलॉजी होती है दैट इज नोन एज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन। अब ये जो ब्लॉकचेन टेक होती है, तो इसमें क्या होता है, कहां से पैसा आ रहा है, कहां से पैसा जा रहा है, इसका कोई भी ध्यान नहीं होता। तो इसी वजह से बहुत सारे कंट्रीज इसमें पेमेंट नहीं लेते, लेकिन एक कंट्री है जो फुल्ली पेमेंट लेता है। ठीक है, एक कंट्री है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर पेमेंट की बात की जाए, तो कौन सी कंट्री है जो फुल पेमेंट लेता है, तो दैट इज नोन एज एल साल्वाडोर। एल साल्वाडोर। ठीक है, एल साल्वाडोर एक आपकी मिडिल अमेरिकन कंट्री है, नॉर्थ और साउथ के बीच में, एल साल्वाडोर। पहला चीज।
यूएई ही क्यों, या यूएई में क्यों होता है? क्योंकि याद रखिएगा यूएई में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं होता, ठीक है। यूएई में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं होता, तो इसी वजह से यूएई बहुत ज्यादा उसको अपनाता भी है। और हमारे देश में क्रिप्टो करेंसी का क्या स्टेटस है? हमारे देश में क्रिप्टो करेंसी ना लीगल है ना इलीगल है, ठीक है। हमारे देश में अजीब पिकुलियर सिचुएशन है कि ना क्रिप्टो करेंसी लीगल है ना क्रिप्टो करेंसी इलीगल है, लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी यूज करके प्रॉफिट कमाओ, ठीक है, मान लीजिए 100 रुपए आपने प्रॉफिट कमाया, उसमें से 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। हमारे देश का टैक्स सिस्टम ही ऐसा है कि लॉस हो जाए तो मेरा, लेकिन फायदा हो जाए तो उसमें से गवर्नमेंट ले लेगी, ठीक है। रिस्क मेरा, सब कुछ मेरा, फायदा होगा उनका, लॉस अगर होगा तो मेरा। हमारे देश का टैक्स सिस्टम ही ऐसा है, इसीलिए देश छोड़ के बहुत सारे लोग जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो क्रिप्टो करेंसी ये चीज, और देखो ये जितने भी करेंसीज हैं, जो भी चीजें हैं, सब तो इंटरनेट के ऊपर चलता है। तो एक क्वेश्चन जो पूछा गया है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेंशन कर दूं, इंटरनेट। तो इंटरनेट अगर पूछा जाए कि इंटरनेट किसने डिस्कवर किया था, ठीक है, इंटरनेट नहीं पूछा गया था, सॉरी इंटरनेट नहीं पूछा गया था, डब्ल्यू पूछा गया था, या फिर इंटरनेट, अब कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो टिम बर्न्स ली, ठीक है, टिम बर्न्स ली ने डिस्कवर किया था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट होता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, which Indian state hosted Charai Chung festival to revive Asia's first protected bird sanctuary, ठीक है। तो चराई चंग जो फेस्टिवल होता है, चराई चंग फेस्टिवल 2025 में हुआ है। ये कहाँ पर हुआ है? ये रॉयल बर्ड सेंचुरी में हुआ है। मतलब चराई चंग रॉयल बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? इसका आंसर होता है आपका आसाम, ठीक है। कहाँ पर हुआ है? दैट इज आसाम। अब रॉयल बर्ड सेंचुरी ये जो बात होती है, तो क्या होता है ना, एक अहोम किंग थे जिनका नाम था प्रताप सिंह। प्रताप सिंह, तो प्रताप सिंह एक सैंक्चुरी बनाते हैं, दैट इज नोन एज रॉयल बर्ड सैंक्चुरी, रॉयल बर्ड सैंक्चुरी, ठीक है। तो रॉयल बर्ड सैंक्चुरी जो बनाते हैं, तो आसाम में इसमें ही रॉयल बर्ड सैंक्चुरी में ही क्या होता है, ये प्रोग्राम किया जाता है जिससे जो बर्ड्स हैं उनको फिर से प्रोटेक्ट किया जा सके। पहले प्रोटेक्ट होता था, फिर से प्रोटेक्ट किया जा सके। और ये चौड़ाईचंग फेस्टिवल हुआ कहाँ पर है? ये हुआ है आपके माजोली में, ठीक है, माजुली। चौड़ाईचंग फेस्टिवल होता है माजुली में। और माजुली से आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है? ऑब्वियसली माजुली से आपको याद रखना है कि माजुली वर्ल्ड का बिगेस्ट रिवराइन आइलैंड है, ठीक है। वर्ल्ड का बिगेस्ट रिवराइन आइलैंड है, पहला चीज। देखो रिवराइन आइलैंड का मतलब होता है कि जो रिवर के बीच में जो आइलैंड्स होते हैं, दैट इज नोन एज रिवराइन आइलैंड्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इधर ही है, जितने चौड़े नदियां होंगी उतना ज्यादा आपको रिवराइन आइलैंड मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपको ब्रह्मपुत्रा में मिलेगा माजुली, ब्राजील में होता है पैनालेले, ठीक है, पाराउ ब्राजील में होता है, ये अमेजोन के ऊपर होता है। तो ऐसे बहुत सारे रिवर्स आइलैंड्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये अकेला है और कोई जगह पर नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा होता है माजुली। अब नॉर्मली क्या होता है कि आपको जब भी बर्ड सेंचुरी की पूछी जाएगी, बर्ड सेंचुरी, तो बर्ड सेंचुरी जब भी बात होगी तो ऑब्वियसली अरुणाचल की बर्ड सेंचुरी की तो बात होगी होगी। तो आप मुझे बता सकते हो, आप लोग जो देख रहे हो, आप लोग मुझे बता सकते हो अरुणाचल में फेमस बर्ड सेंचुरी कौन सी है, जहां पर बहुत फेमस बर्ड्स को प्रोटेक्ट किया जाता है? अरुणाचल की फेमस बर्ड सेंचुरी कौन सी होती है? जस्ट सिंगल सिंगल वर्ड में लिखने से हो जाएगा। और यहाँ पर एक और चीज मैं मेंशन कर देता हूँ, इंडिया का एक
बर्डमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया, दैट इज नोन एज सलीम अली। ठीक है, सलीम अली को कहा जाता है बर्डमैन ऑफ इंडिया। कोई बता सकता है कि कौन सा है? ठीक है, तो अरुणाचल की अगर बात करें तो अरुणाचल में कौन सा फेमस बर्ड सेंचुरी होता है या फिर जहां पर बर्ड्स को प्रोटेक्ट किया जाता है? तो सबसे पहला आपको दिखेगा ईगल नेस्ट। ठीक है, सबसे पहला दिखेगा ईगल नेस्ट। दूसरा होता है डियरिंग। ठीक है, तीसरा होता है मेपाओ। ऐसे 3 सेंचुरीज होती हैं जहां पर बर्ड्स को बहुत बढ़िया अच्छे से किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर आप अरुणाचल की बात करो तो अरुणाचल की स्टेट बर्ड क्या होती है? अरुणाचल की स्टेट बर्ड आपको पता होगा ऑब्वियसली। ठीक है, मैं इधर साइड में लिख देता, इधर ही लिख देता हूँ। अरुणाचल की स्टेट बर्ड होती है हॉर्नबिल, ये तो तुमको पता है, हॉर्नबिल। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की हॉर्नबिल होती है। लेकिन हॉर्नबिल जो होता है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल, सबसे बड़ा जो सबसे फेमस फेस्टिवल हॉर्नबिल फेस्टिवल जो होता है वो तो नागालैंड में होता है। लेकिन नागालैंड की स्टेट बर्ड हॉर्नबिल नहीं होती। नागालैंड का स्टेट बर्ड किसी को पता है क्या हमें से? नागालैंड की स्टेट बर्ड क्या होती है? एनीवन? नागालैंड की स्टेट बर्ड क्या होती है? ठीक है, तो नागालैंड की स्टेट बर्ड क्या होती है, जस्ट मेंशन कर लीजिएगा। नागालैंड की स्टेट बर्ड होती है ट्रैगोपान। ठीक है, नागालैंड की स्टेट बर्ड होती है ट्रैगोपान, ये मेंशन कर लीजिएगा साइड में। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में होता है लेकिन स्टेट बर्ड ट्रैगोपान है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट होता है विच नेशनल पार्क 6th एडिशन, ठीक है, अंडर द विश्वनाथ वाइल्ड लाइफ डिवीजन हैज सिलेक्टेड द वल्चर रीइंट्रोडक्शन। ठीक है, काजीरंगा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क का जो 6th एडिशन होने वाला है, जहां पर विश्वनाथ वाइल्ड लाइफ जो डिवीजन है, विश्वनाथ वाइल्ड लाइफ डिवीजन आपके विश्वनाथ चारियाली के टाइप पे मिलता है विश्वनाथ चारियाली के उधर मिलता है, जो विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट है ना, तो डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। तो ये कहाँ पर है? ये ऑब्वियसली आसाम में है। तो आसाम में कौन सा नेशनल पार्क होता है? तो आसाम में होता है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में वल्चर रीइंट्रोडक्शन किया जाता है, जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में वल्चर की जो पॉपुलेशन है लास्ट डिकेड्स में बहुत बहुत कम हो गई है। पहले अगर आप कोई भी जानवर मरता था तो आप लोग वल्चर देख पाते थे, अभी वल्चर एकदम ही दिखा ही नहीं जाता। ठीक है, तो ये जो जस्ट यहाँ से आपको ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक चीज़ जस्ट जान लो कि वल्चर जो होता है, वल्चर का अगर आपसे पूछा जाए आईयूसीएन स्टेटस क्या है, ठीक है, वल्चर का आईयूसीएन स्टेटस, तो वल्चर का आईयूसीएन स्टेटस होता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, आईयूसीएन स्टेटस क्या होता है? उसका आईयूसीएन स्टेटस होता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। बस देखो, रीइंट्रोडक्शन ना, रीइंट्रोडक्शन सिर्फ वल्चर्स का नहीं होता है, बहुत सारे एनिमल्स का रीइंट्रोडक्शन हुआ है। जैसे फॉर फेमस, बहुत ही फेमस रीइंट्रोडक्शन किसका हुआ था आपको पता होगा? लास्ट ईयर, दैट इज चीता का। 2023 में हुआ था चीता का रीइंट्रोडक्शन हुआ था। तो चीता का रीइंट्रोडक्शन कहाँ पर हुआ था? तो चीता का रीइंट्रोडक्शन हुआ था, वो नेशनल पार्क है कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क, ये जो कूनो नेशनल पार्क है ये एमपी में था, मध्य प्रदेश में था, और यहाँ पर चीता इंट्रोडक्शन किया गया था। इवन जो रिसेंट टाइम्स में जो गिर है, जहाँ पर एशियाटिक लायंस होते हैं,
उनको भी रीइंट्रोडक्शन किया जाने वाला है अलग अलग जगह पर। क्योंकि अगर गिर में ही पूरा लायन रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई बीमारी फैल गई तो सारे लायंस मर सकते हैं। तो इसी वजह से उनको भी अलग अलग जगह रीइंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है। तो अलग अलग जानवर को रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है अलग अलग जगह। ठीक है। केबुल लमजाओ आपको पता होगा, केबुल लमजाओ होता है मणिपुर में। ठीक है। और कांचनजंगा होता है आपका सिक्किम में। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में ये दो बहुत ही फेमस फेमस हैं। तो कांचनजंगा जो नेशनल पार्क है वो सिक्किम में होता है, एंड केबुल लमजाओ जो होता है वो आपका मणिपुर में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट होता है इंटरनेशनल एनिमल राइट्स डे, जो 10 दिसंबर को होता है। इंटरनेशनल एनिमल राइट्स डे 10 दिसंबर को होता है, सेलिब्रेटेड अलोंग साइड विच अदर ग्लोबल ऑब्जर्वेंस। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो एनिमल राइट्स डे है वो कौन से डे के साथ यहाँ पर मर्ज है। मर्ज मतलब उसी दिन वो डे भी है, इसी दिन ये डे भी है। ठीक है। तो एनिमल्स राइट्स डे कब होता है? December 10th। तो December 10th में याद रखिएगा बहुत ही फेमस होता है ह्यूमन राइट्स डे। ठीक है। ह्यूमन राइट्स डे, तो ह्यूमन राइट्स 10th को होता है, तो उसमें आपको एनिमल राइट डे जो होता है उसको भी जोड़ के रखा गया है। जो ह्यूमन राइट डे होता है ये आपका जो यूएन चार्टर आया था, यूएन चार्टर इन 1948। ठीक है। 1948 में यूएन चार्टर आया था। तो यूएन चार्टर में उनको मेंशन किया गया था कि 10 दिसंबर होगा जहां पर एनिमल राइट्स डे भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ठीक है। तो ये जो ह्यूमन राइट्स डे है ये मनाता कौन है? ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन राइट्स डे मनाता है NUHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ठीक है। अच्छा आपके लिए एक छोटा सा सवाल बताओ तो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ठीक है। और हमारे देश में क्या होता है? हमारे देश में होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। हमारे ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ठीक है, जो 1995 की तरफ बनाया गया है, और इसका हेडक्वार्टर होता है आपका दिल्ली में। ठीक है। चलो तो यहाँ पर ज्यादा कुछ यहाँ पर लोड नहीं है, आपको इजी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट होता है वेयर वाज द ग्लोबल एआई शो 2025 दैट एआई 2031 एक्सेलरेटिंग इंटेलिजेंट फ्यूचर्स। ये हुआ है, इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस है, सिंपल सा भाषा में बोला जा रहा है कि कहाँ पर हुआ है। तो कहाँ पर हुआ है? ये भी हुआ है यूएई में, दैट इज अबू धाबी में। ठीक है। ये भी आपका यूएई अबू धाबी में ही हुआ है। ठीक है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है दैट इज मशीन लर्निंग, डेटा लर्निंग, ये जो चीज़ें होती हैं, तो ये हमारे अभी के फ्यूचर्स हैं। ये आप लोग मानो या ना मानो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इस समय फ्यूचर है। हमारे देश में आपको पता होगा कि हमारे देश में चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई, ठीक है, वीओ, बहुत सारे एआई चलते हैं। और एक चीज़ आपने कभी ख्याल किया होगा, अगर आकर आपके पास है तो देखिएगा, जैसे कुछ मैं नाम बता देता हूँ, परप्लेक्सिटी, ठीक है, जेमिनाई, तो ये ना, ये नॉर्मल जो जिनके पास मान लीजिए जियो सिम है, जब मान लीजिए जिसके पास एयरटेल का सिम है, उनको फ्री दे रहा है 1 साल के लिए फ्री। जो प्रो वर्जन है, प्रो वर्जन 1 साल के लिए फ्री दे रहा है। अब प्रो वर्जन 1 साल के लिए फ्री दे रहा है, हम तो खुश हो रहे हैं कि फ्री दे रहा है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन असली में फ्री दे क्यों रहा है? उनका पैसा कमाने का इच्छा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये फ्री इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ से वो, जो आप बोल सकते हो एग्जाम्पल्स होते हैं या फिर जो आपका डाटा है वो कलेक्ट कर रहा है। क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा सिस्टम है, ठीक है, चाइना में ये नहीं चलता है, चाइना में उतना अच्छा नहीं होता है क्योंकि चाइना के पास सरकारी चीज़ें हैं। तो इसलिए यहाँ के जो जेमिनाई, गूगल, ये सब जो होते हैं वो चाइना में नहीं चलते।
अब चाइना को बात छोड़कर इंडिया सबसे बड़ा देश है जहां पर लोग बहुत ज्यादा हैं। तो जब लोगों के पास होगा तो वहां पर अलग अलग इनपुट आता है, जो इनपुट उनके मशीन को ट्रेन करने के लिए बहुत काम में देता है। तो ऐसे नहीं है कि हमको वो फ्री में दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमसे वो डेटा ले रहा है, अलग अलग इंसान अलग अलग चीजें सर्च कर रहा है, तो उनको कंटिन्यूअस वो डेटा जा रहा है और वो उस चीज को कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमसे ही काम निकलवा रहे हैं लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है बस। ठीक है, जी बैंक बहुत बढ़िया, एकदम बैंक बहुत बढ़िया, दैट इज जनाबा बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट होता है वेटरन सोशलिस्ट लीडर एंड बाबा आधव। देखो, मैंने आपको बोला था कि कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है ना, कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो पर्सनालिटी बेस्ड भी आती हैं। पर्सनालिटी, जब ये देखो बाबा आदम जो है, तो ये पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो पर्सनालिटी बेस्ड जब क्वेश्चन होगा, पर्सन से रिलेटेड होगा, तो आपको पर्सन से तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट, अगर उनको कोई अवार्ड मिला है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अवार्ड मिला है तो पूछा जाता है किसको अवार्ड मिला है, या फिर कौन से फील्ड में अवार्ड मिला है। अच्छा, दूसरा चीज होता है, अगर मान लीजिए कोई अपॉइंटमेंट हुआ है, अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ है, कोई नया पीएम बना है, कोई नया प्रेसिडेंट बना है, सीएम बना है, सीईओ बना है, डजन फलाना ढिमकाना, ऐसा टाइप का। और पर्सनालिटी से 3 नंबर जो क्वेश्चन आता है, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, अगर किसी की बहुत ही फेमस पर्सन की डेथ होती है। ठीक है, अगर बहुत फेमस पर्सन की डेथ होती है तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो अवार्ड, अपॉइंटमेंट एंड डेथ, इन 3 जगह से क्वेश्चन आता है। और जब डेथ आती है तब यहाँ पर देख पा रहे हो पूछा जा रहा है कि वो कौन से स्टेट से थे। आपको ये पूछा जा सकता है कोई कौन से फील्ड से बिलोंग करते थे, अगर उनको कोई अवार्ड मिला था तो वो कौन सा अवार्ड मिला था, ये चीज यहाँ पर आता है। एंड जब आप नॉर्थ ईस्ट का पढ़ोगे, ठीक है, जब नॉर्थ ईस्ट का पर्सनालिटी के ऊपर पढ़ोगे, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में या फिर अरुणाचल के पर्सनालिटी के जब पढ़ोगे, तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और याद रखना पड़ेगा, मतलब एक टाइप और याद करना पड़ेगा, दैट इज फील्ड। आपको ऐसे उठा के पूछा जा सकता है ये जो पर्सन है ये किस फील्ड से है, शायद वो जिंदा भी हैं, शायद उनका कोई अवार्ड भी नहीं मिला है, अपॉइंटमेंट भी नहीं हुआ है, तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से फील्ड से थे। तो ये अरुणाचल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नॉर्मली अगर पूरे आप इंडिया के बेसिस पे पढ़ो, तो इंडिया के बेसिस पे आपको सिर्फ ये तीनों चीज पढ़नी होती है, लेकिन जब आप अरुणाचल के बेसिस पे पढ़ोगे तो ये चारों चीज ही आपको यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, ये चार चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये आंसर दे दूं, आंसर इज महाराष्ट्र। ठीक है, बाबा यादव जो है वो महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। नेक्स्ट होता है अंडर जल जीवन मिशन। ठीक है, जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन के अंडर कौन सा ऐप बना हुआ है या डिजिटल इनिशिएटिव बना हुआ है जो रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा और मेजरमेंट करेगा ऑफ रूरल वाटर। तो रूरल वाटर के जो स्कीम्स हैं उनको रियल टाइम में मेजर करेगा। तो आंसर क्या होता है, कौन सा जल जीवन मिशन के अंदर है, दैट इज सुजलम भारत ऐप। ठीक है, सुजलम भारत ऐप। तो ये रियल टाइम में देखेगा, रियल टाइम। मैं यहाँ पर कुछ चीजें लिख देता हूँ आपको। जल जीवन मिशन जो है, जल जीवन मिशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से आता है, जल शक्ति मिनिस्ट्री। ठीक है, सॉरी ठंडा लग गया मुझे। अच्छा, जल शक्ति मिनिस्ट्री से है। और मैंने फर्स्ट दिन भी बताया था और आज फिर से बता रहा हूँ कि जब भी ये मिशंस होंगे, जब भी ये मिशंस होंगे, तो अरुणाचल में कौन सा मिशन चल रहा है, तो अरुणाचल के बेसिस पे भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कौन सा मिशन हो रहा है। जैसे फर्स्ट जो चीज आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, दैट इज प्रोटेक्शन
ऑफ कैचमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ कैचमेंट वाटर एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ कैचमेंट वाटर एक्ट, ये 2023 का। दूसरा दूसरा जो होता है वो होता है अटल भूजल मिशन, अटल भूजल मिशन, अटल भूजल मिशन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अटल भूजल मिशन अरुणाचल प्रदेश, ये ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है, ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट अमृत सरोवर, अमृत सरोवर, अमृत सरोवर प्रोजेक्ट या स्कीम जो लेक्स एंड वाटर बॉडी से रिलेटेड है। तो ये चीजें प्रोटेक्शन ऑफ कैचमेंट वाटर एक्ट, भूजल मिशन और ये वाला, ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही अरुणाचल प्रदेश के स्कीम्स हैं जो आपको पता होंगे। ठीक है, और नहीं है तो पता कर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट होता है आंद्रेस बाविस। आंद्रेस बाविस ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? अब ये देखो पर्सनालिटी से क्वेश्चन आ गया ना, पर्सनालिटी से अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आया ये वाला। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर कहाँ के बने हैं आंद्रेस बाविस? तो ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन हम जितना हो सके याद रखने की कोशिश करो। ठीक है, आंद्रेस बाविस कहाँ है? दैट इज चेक रिपब्लिक। ठीक है, चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट बने हैं। ओके, अच्छा चेक रिपब्लिक से जान लो कि चेक रिपब्लिक की जो कैपिटल होती है वो होती है प्राग। ठीक है, चेक रिपब्लिक की कैपिटल होती है प्राग। और चेक रिपब्लिक पहले एक कंट्री हुआ करता था, दो कंट्रीज एक साथ मिलके एक कंट्री हुआ करता था जिसका नाम होता है चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, जिसमें से एक कंट्री बन गया चेक रिपब्लिक और दूसरा कंट्री बन गया स्लोवाकिया, दूसरा बन गया स्लोवाकिया। ठीक है, और स्लोवाकिया की जो कैपिटल होती है, स्लोवाकिया कैपिटल होती है ब्रातिस्लावा, ब्रातिस्लावा, ये स्लोवाकिया की कैपिटल होती है। ठीक है, एक होता है चेक रिपब्लिक, एक होता है स्लोवाकिया। और जब ये अलग हुए ना, चेकोस्लोवाकिया जब टूटा, तब यहाँ पर कहा जाता है कि कोई भी देश जब टूटता है तो कोई बहुत वायलेंस होता है, बहुत डिप्रेशन होता है, बट यहाँ पर कोई भी डिप्रेशन नहीं हुआ, वायलेंस नहीं हुआ, बहुत ही पीसफुली तरीके से दो अलग हो गए। ये जो पीसफुल तरीके से अलग हो गए, इस कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही सुंदर सा वर्ड में बताया जाता है, दैट इज नोन एज वेलवेट डिवोर्स। वेलवेट डिवोर्स, अगर आप कभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे या वर्ल्ड पॉलिटी पढ़ोगे तो वर्ल्ड पॉलिटी वर्ल्ड हिस्ट्री में ये वर्ड बहुत ही यूज हो जाता है, दैट इज नोन एज वेलवेट डिवोर्स। ठीक है, किसके इसके बीच में हुआ था? चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया टूट के, चेकोस्लोवाकिया के टूट के ये दोनों अलग अलग हो गए थे। ठीक है, एंड ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ये बने हैं, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली 2006 में वेनेजुएला भी बहुत न्यूज में है, क्योंकि वेनेजुएला के मुद्रों को उठा के लेके चले गए, है ना। तो वेनेजुएला के अभी के इंटरिम प्रेसिडेंट कौन है? दैट इज गोमेज, मारिया गोमेज। ठीक है, तो वेनेजुएला वाला जो पोर्शन है, वेनेजुएला भी याद रखिएगा क्योंकि वेनेजुएला से भी आएगा। तो ये वाला एंड ये वाला, ये दोनों ही आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट होता है इंडियाज फर्स्ट एकेडेमिया लिंक डीप टेक वेंचर। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट एकेडेमिया लिंक डीप टेक वेंचर, ये वाला बहुत ही डायरेक्ट सवाल है, तो इसमें ज़्यादा आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। 10 IIT बॉम्बे। ठीक है, इसमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट IIT कौन सा है, इंडिया का फर्स्ट IIT, तो इंडिया का फर्स्ट IIT होता है IIT खड़गपुर। इंडिया का फर्स्ट IIT होता है IIT खड़गपुर। ठीक है, कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। बस इतना ही याद रखिएगा, हो जाएगा।
नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट होता है फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर लोकसभा स्पीकर, 10th लोकसभा स्पीकर शिवराज पाटिल। रिसेंटली उन, उनका देहांत हो गया। तो शिवराज पाटिल कौन से पॉलिटिकल पार्टी से थे? ठीक है, तो जैसे आप जब पर्सनालिटी देखोगे तो पर्सनालिटी में 4 हिस्से हैं, तो 4 हिस्सों को अगर आप हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करना स्टार्ट करो, देखो वहां से ही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, उनकी डेथ हुई है तो वो कौन से पार्टी से थे? तो वो कांग्रेस से थे। ठीक है, तो वो कांग्रेस से थे। अब कांग्रेस में एक चीज याद रखिएगा, जो कांग्रेस है, तो कांग्रेस वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत पूछा जाता है आपके, ये करंट अफेयर्स नहीं बोलूंगा, ये आपकी हिस्ट्री में भी बहुत आता है। ठीक है, तो कांग्रेस में मैं बेसिक चीज बता देता हूं जो आपको याद रखना है, अगर याद रख है तो बहुत बढ़िया। कांग्रेस बना है 1885। फाउंडर कौन है इनके? फाउंडर होते हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। फाउंडर होते हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट थे। ठीक है, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब जिन्होंने बनाया है वो ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अच्छा, नेक्स्ट, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहां पर हुआ था? क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहां पर हुआ था? वो हुआ था बॉम्बे। मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा ऑब्वियसली। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? अगर पूछा जाए गवर्नर जनरल कौन थे, क्योंकि उस समय वाइस रॉय या गवर्नर जनरल होते थे ना, तो गवर्नर जनरल कौन थे इस समय? गवर्नर जनरल होते थे डाफरिन। डाफरिन। एंड जो कांग्रेस बना है, तो कांग्रेस बनने के पीछे एक थ्योरी यूज होती है, जिस जो थ्योरी बहुत ही फेमस है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, कि कांग्रेस बनने के पीछे एक थ्योरी होती है, दैट इज नोन एज सेफ्टी वल्व थ्योरी। सेफ्टी वल्व थ्योरी। ठीक है, तो ये कांग्रेस का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इसको छोड़कर कांग्रेस के जो मेन मेन कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, एंड कांग्रेस के जो मेन मेन क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट, कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट कौन थे वो होते हैं। ठीक है, तो वो कांग्रेस से थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हट जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट होता है लास्ट, यही लास्ट क्वेश्चन है, तो इस लास्ट क्वेश्चन इसमें ही आते हैं, दैट which district in उत्तर प्रदेश achieved the highest number of rooftop solar installation? ठीक है, रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन, पीएम सूर्या घर। ठीक है, सूर्या घर। तो रूफटॉप इंस्टॉलेशन जो होता है, रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन, तो रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में सबसे हाईएस्ट कौन है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में, दैट इज लखनऊ। ठीक है, लखनऊ होता है सबसे हाईएस्ट सूर्या घर के हिसाब से। अब सोलर इंस्टॉलेशन है, तो सोलर में एक और याद रखिएगा, अगर वो हाउसेस की बात कर रहा है, सोलर में एक चीज मार्क करके रखिए, अगर वो हाउसेस की बात कर रहा है, देन पीएम सोलर घर। ठीक है, सूर्य घर, तो पीएम एसवाई जी अगर हाउसेस की बात कर रहा है। लेकिन अगर सोलर इंस्टॉलेशन बात कर रहा है इन टर्म्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन या फिर आप बोल सकते हो एग्रीकल्चर, इरिगेशन या एग्रीकल्चर, तो यहाँ पर स्कीम चेंज हो जाता है, स्कीम दूसरा होता है, दैट इज पीएम कुसुम। ठीक है, स्कीम चेंज हो जाता है, दैट इज पीएम कुसुम। तो दोनों अलग अलग स्कीम है, चीज सेम ही है, सोलर पैनल के ऊपर ही है, चीज सेम ही है, बट दोनों सिस्टम अलग अलग है। ठीक है, और इंडिया का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है वो आपको दिखेगा कहां पर? महाराष्ट्र में। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क आपको दिखेगा महाराष्ट्र में। यूपी जो है, यूपी लखनऊ इसकी कैपिटल है। अच्छा, यूपी से एक और करंट अफेयर्स छोटा सा बता दूं, यूपी के पास आपको पता होगा सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, और रिसेंटली एक और डिस्ट्रिक्ट ऐड हुआ है। तो यूपी के पास अगर आपसे पूछा जाए कितने नंबर का डिस्ट्रिक्ट ऐड हुआ है, एकदम लेटेस्ट, तो लेटेस्ट ऐड हुआ है 76 डिस्ट्रिक्ट। तो यूपी के पास अगर देखा, अब देखो तो यूपी के पास 76 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, सबसे ज्यादा यूपी के पास होता है 76।
पॉपुलेशन में भी सबसे ज़्यादा है, ऑब्वियसली पॉपुलेशन में भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो वाराणसी, कानपुर, लखनऊ में दैट इज, ठीक है। तो ये आपका आज करंट अफेयर्स का हम इतना ही रखेंगे, और कल हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स जो बाकी चीज़ें हैं उसको भी थोड़ा सा लाएंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा घर में पढ़ते रहिए और जितना हो सके चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, जिससे आपको कंटिन्यूस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, चलिए कल मिलते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, मैं जितनी जल्दी हो सके उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, चलिए।